किसी भी वस्तु की लाइफ साल में मापी जाती है, परंतु रेलवे में रेलवे एसेट की लाइफ साल में भी मापी जाती है और जीएमटी में मापी जाती है। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस मिलियन टन। यह भारतीय रेलवे के किसी रूट पर एक साल में जितना लोड ढोया गया है उसे ग्रॉस मिलियन टन के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, किसी लाइन पर ढोया गया कुल ट्रैफिक जिसे ग्रॉस मिलियन टन ट्रैफिक के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे प्रत्येक जोनल रेलवे के स्टैटिस्टिकल विभाग द्वारा हर वर्ष 31 मार्च को रिकॉर्ड किया जाता है और साथ ही साथ इसे पब्लिश किया जाता है सभी जोनल रेलवेज को। अब आपको इस संबंध में हम कुल 55 प्रश्नों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे। इन 55 प्रश्नों को जानने के बाद आपको जीएमटी आधारित किसी भी प्रश्न के बारे में कोई भी जानकारी शेष नहीं रहेगी और किसी भी परीक्षा में आपको जीएमटी आधारित कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जिन एटी वेल्ड के जोड़ों ने रेल के लिए निर्धारित जीएमटी का कितना ट्रैफिक लोड पार कर लिया हो, उन जोड़ों पर दूर के बोल्ट के साथ जॉगल फिश प्लेट प्रदान किए जाने चाहिए। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि एटी वेल्ड का लाइफ कितना गुजर जाता है जिसके बाद उसे जॉगल फिश प्लेट से प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, और इसका सही जवाब है 50%। अर्थात एटी वेल्ड जब अपना 50% ट्रैफिक लोड पास कर लेता है, 50% ट्रैफिक लोड से अर्थ है जैसे कि 60 केजी की रेल है और उन पर जोड़ बना हुआ है, तो रेल की जीएमटी का जो निर्धारित जीएमटी है, जैसे कि 60 केजी 90 यूटीएस है, तो उसका जीएमटी लाइफ हो गया 800 जीएमटी। उसका 50% अर्थात 400 जीएमटी। तो जब जोड़ 400 जीएमटी पार कर लेगा तो उसे जॉगल फिश प्लेट द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जब मैनुअल अनुरक्षण या सैलो स्क्रीनिंग के दौरान स्लीपरों को खोला जाता है तो अधिकतम 30 स्लीपर खोले गए 2 स्ट्रेचेज के बीच में 30 स्लीपर को बंद रखा जाता है। अर्थात जब इसे दूसरी बार अगर खोलना है, यानी कि जो 30 स्लीपर हमने छोड़ दिया है, अगर उसे खोलना है तो उसे कम से कम 24 घंटे ट्रैफिक पास करने के बाद ही खोलना चाहिए। पर ऐसा कहां पर हो सकता है? तो इसका सही जवाब है जिन जीएमटी ट्रैफिक लोड, यानी कि जिस ट्रैक का जीएमटी ट्रैफिक लोड 10 जीएमटी से ज्यादा होगा, वहां पर 24 घंटे के बाद ही उस छोड़े गए स्टेजेज का मैनुअल अनुरक्षण या सैलो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और बाकी अन्य रूटों पर या बीजी के अन्य रूटों पर यह 2 दिन के बाद ही किया जा सकता है। रोबोटिक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग सभी रूटों के सीएमएस क्रॉसिंग पर तभी किया जा सकता है जब उस रूट की ट्रैफिक डेंसिटी इतने प्रतिशत से ज्यादा है, और जिन रूटों पर ट्रैफिक डेंसिटी इतने जीएमटी तक है, वहां पर सीटी की परमिशन से रोबोटिक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात रोबोटिक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए वे क्या शर्तें हैं? तो इसका सही जवाब है कि जिन रूटों पर ट्रैफिक डेंसिटी 30 से ज्यादा है, वहीं पर सीएमएस क्रॉसिंग को रोबोटिक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन रूटों पर ट्रैफिक डेंसिटी 30 जीएमटी तक है, वहां पर रोबोटिक बिल्डिंग प्रयोग करने के लिए सीटी की परमिशन आवश्यक हो जाती है। बिल्डिंग इलेक्ट्रोड H3B का प्रयोग करने के लिए स्विच अथवा क्रॉसिंग की न्यूनतम जीएमटी कितनी जीएमटी शेष होनी चाहिए, और H3C बिल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने के लिए न्यूनतम कितनी जीएमटी लाइफ शेष होनी चाहिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड H3B और H3C का प्रयोग अगर किया जा रहा है रिकंडीशनिंग के लिए, तो इनके लिए क्रमशः कितना जीएमटी लाइफ शेष होना चाहिए उस स्विच और क्रॉसिंग का। तो इसका सही जवाब है कि H3B का यूज करने के लिए कम से कम उसकी लाइफ 35 जीएमटी शेष होनी चाहिए, और H3C बिल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने के पहले उसकी न्यूनतम जीएमटी लाइफ 50 जीएमटी शेष होनी चाहिए। अगर 35 जीएमटी अगर लाइफ शेष नहीं है तो हम H3B इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और 50 जीएमटी अगर शेष नहीं है
तो हम H3C बिल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन रूटों पर ट्रैफिक डेंसिटी इतने GMT से कम है तो प्रमुख इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर यानी PCE उस रूट पर ट्रैक अनुरक्षण हेतु मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन रूटों पर ट्रैफिक डेंसिटी इतनी GMT से ज्यादा है वहां पर केस टू केस बेसिस पर प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर इसकी अनुमति दे सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने GMT से कम वाले रूटों पर प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कि जिन रूटों पर ट्रैफिक डेंसिटी 10 GMT से कम है वहां पर प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर मॉडिफाइड 3 टियर सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन रूटों पर ट्रैफिक डेंसिटी 10 से ज्यादा है तो भी वहां पर प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर अनुमति दे सकते हैं, पर यह केस टू केस बेसिस पर हो सकता है। नॉन कोरोजन प्रोन एरिया में ERC की टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी 4 साल में एक बार होती है अथवा कितनी GMT जो भी पहले हो पार करने पर की जाती है, एवं कोरोजन प्रोन एरिया में ERC की टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी 2 साल में एक बार होती है अथवा कितनी GMT जो भी पहले हो पार करने पर की जाती है। इसमें क्लियर है कि नॉन कोरोजन प्रोन एरिया में 4 साल में एक बार ERC की टेस्टिंग किया जाएगा और कोरोजन प्रोन एरिया में 2 साल में किया जाएगा। पर GMT के कंसर्न में ये क्या है, तो नॉन कोरोजन प्रोन एरिया में 200 GMT अगर पूरी हो जाएगी तो जाकर के हम उसकी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी 200 GMT पर की जाएगी या 4 साल में जो भी पहले हो, और कोरोजन प्रोन एरिया में 100 GMT या 2 साल में जो भी पहले हो तब जाकर के यहां पर टेस्टिंग की जाएगी। रेलों के नवीनीकरण हेतु 60 kg 72 UTS रेलों की GMT लाइफ कितनी एवं 60 kg 90 UTS की GMT लाइफ कितनी होती है। रेल ग्राइंडिंग वाले मशीन रूटों पर 60 kg 90 UTS की GMT लाइफ कितनी होती है। अर्थात यहां पर यदि किसी रेल को बदलना है तो रेल अपनी कितनी GMT लाइफ पूरी कर जाएगा तो उसके बाद उसे बदलना आवश्यक हो जाता है। तो 60 kg 90 UTS के लिए 550 GMT, 60 kg 90 UTS के लिए 800 GMT, और अगर 60 kg 90 UTS की रेलें हैं और वो रेल ग्राइंडिंग मशीन वाले रूटों पर डाली गई है तो वहां पर 1000 GMT तक उस पर लोड ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद ही यहां रेलों की नवीनीकरण की जा सकती है। रेलों के नवीनीकरण हेतु 52 kg 72 UTS रेलों की GMT लाइफ कितनी एवं 52 kg 90 UTS की GMT लाइफ कितनी होती है। यानी कि 52 kg 72 UTS रेलों को अगर हमें बदलना है तो कितनी GMT लोड उस पर से पास हो जाना चाहिए, और 52 kg 90 UTS में कितनी GMT पास हो जानी चाहिए। तो इसका उत्तर जवाब है कि 52 kg 72 UTS रेलों की GMT 350 हो जाती है और 52 kg 90 UTS की GMT लाइफ 525 GMT होती है। रेलों के नवीनीकरण हेतु इंपॉर्टेंट ब्रिज और उसके दोनों तरफ 100 मीटर अप्रोच तक या मेजर ब्रिज जिनके बैंक की हाइट 5 मीटर या उससे ज्यादा है, या सभी टनल और उसके दोनों तरफ 100 मीटर के अप्रोच तक के स्थानों पर रेलों की GMT लाइफ उसकी निर्धारित GMT लाइफ का कितना मानी जाती है। अर्थात सामान्य जगहों की बनिस्पत में इंपॉर्टेंट ब्रिज और उसके 100 मीटर के अप्रोच, मेजर ब्रिज जिनकी हाइट 5 मीटर से ज्यादा है उनके अप्रोच भी, सभी टनल और उनके दोनों तरफ के 100 मीटर के अप्रोच। यहां पर जो GMT लाइफ होती है वो स्टैंडर्ड GMT लाइफ का 50% ही मानी जाती है। यानी कि इन जगहों पर रेलों को अपनी निर्धारित GMT के 50% होने पर ही बदल दी जाएगी और फिर इन रेलों को किसी अन्य जगह इस्तेमाल किया जाएगा। 52 kg फैब्रिकेटेड स्विच ओवरराइडिंग स्विच का नवीनीकरण कितनी GMT और 60 kg फैब्रिकेटेड स्विच ओवरराइडिंग स्विच का नवीनीकरण कितनी GMT ट्रैफिक लोड होने पर किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कि 52 kg फैब्रिकेटेड स्विच का नवीनीकरण 250 GMT पार होने के बाद किया जाएगा और 60 kg फैब्रिकेटेड स्विच या ओवरराइडिंग स्विच का नवीनीकरण 300 GMT ट्रैफिक लोड पार होने पर किया जाएगा। 52 kg थिक वेब स्विच का नवीनीकरण
कितनी जीएमटी और 60 केजी थिक वेव का स्विच का नवीनीकरण कितनी जीएमटी ट्रैफिक लोड होने पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि 52 केजी थिक वेव स्विच का नवीनीकरण 500 जीएमटी पार होने के बाद किया जाता है और 60 केजी थिक वेव स्विच का नवीनीकरण 800 जीएमटी ट्रैफिक लोड पार होने पर ही किया जाता है। रोबोटिक वेल्डिंग मशीन का प्रयोग कर 3 राउंड इन सीटू रिकंडीशनिंग के साथ 52 केजी अथवा 60 केजी सीएमएस क्रॉसिंग का नवीनीकरण कितनी जीएमटी के बाद किया जाएगा? यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर रोबोटिक वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करके 3 राउंड अगर इन सीटू कर लिया गया है और वह 52 केजी और 60 केजी का सीएमएस क्रॉसिंग है, तो अब उसे बदलने के लिए उसे कुल कितना जीएमटी तक इन तीनों रिकंडीशनिंग के साथ कितना हो जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है कि 350 जीएमटी, यानी कि इन जो सीएमएस क्रॉसिंग है 52 केजी और 60 केजी का, इसका लाइफ 350 जीएमटी होती है। इस 350 जीएमटी में इनमें 3 राउंड इन सीटू कंडीशनिंग भी किया जा सकता है रोबोटिक वेल्डिंग के द्वारा। इसी प्रकार H3B अथवा H3C IRS इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके 3 राउंड रिकंडीशनिंग के साथ 52 केजी अथवा 60 केजी सीएमएस क्रॉसिंग का नवीनीकरण कितनी जीएमटी के बाद किया जाएगा? अर्थात 60 केजी या 52 केजी सीएमएस क्रॉसिंग का लाइफ 300 जीएमटी होती है और इन 300 जीएमटी पूरा होने तक के बीच में H3B और अथवा H3C इलेक्ट्रोड के द्वारा 3 राउंड की रिकंडीशनिंग की जा सकती है। GFN 66 लाइनर का नवीनीकरण सामान्य रेल पथ में कितनी जीएमटी या 4 वर्ष जो भी पहले हो या फिर स्थिति के आधार पर किया जा सकता है? अर्थात GFN लाइनरों का नवीनीकरण सामान्य रेल पथ में, विशेष रेल पथ का मतलब हो गया LC हो गया, लेवल क्रॉसिंग हो गया, स्विचेज हो गया, पॉइंट एंड क्रॉसिंग हो गए, ऐसी जगहों को विशेष रेल पथ कहा जाएगा। तो सामान्य रेल पथ में कितना जीएमटी पार हो जाए या 4 वर्ष में जो भी पहले हो या स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ सवाल हमारे जीएमटी में है, तो जीएमटी में है कि 200 जीएमटी, यानी कि GFN लाइनर अगर 200 जीएमटी पार कर चुका हो तो उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, या 4 वर्ष की उसकी उम्र हो गई हो तो भी पार किया जा सकता, बदला जा सकता है, या अगर कंडीशन के आधार पर ऐसा महसूस होता है कि ये डिफेक्टिव हो चुका है तो सीटी की अनुमति से भी इसका परिवर्तन किया जा सकता है। मेटल के लाइनर का नवीनीकरण सामान्य रेल पथ में कितनी जीएमटी या 8 वर्ष जो भी पहले हो या स्थिति के आधार पर किया जा सकता है? अर्थात मेटल लाइनर को भी अगर बदलना है तो इसमें कंडीशन 3 कंडीशन है, या तो जीएमटी आधारित है, या तो 8 वर्ष है, या स्थिति के आधार पर है। तो इन किसी में भी जो भी पहले हो जाएगा, तो हमारा सवाल है जीएमटी में, तो मेटल लाइनर में 400 जीएमटी अगर पार हो जाती है तो उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। इलास्टिक रेल क्लिप का नवीनीकरण सामान्य रेल पथ में कितनी जीएमटी या 8 वर्ष जो भी पहले हो या स्थिति के आधार पर किया जा सकता है? तो इलास्टिक रेल क्लिप का नवीनीकरण 400 जीएमटी के पश्चात किया जा सकता है। GRSP का नवीनीकरण यानी रबर पैड सामान्य रेल पथ में कितनी जीएमटी या 4 वर्ष जो भी पहले हो या स्थिति के आधार पर किया जा सकता है? तो GRSP का नवीनीकरण 200 जीएमटी के बाद किया जा सकता है। यहाँ पर तीनों कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल हो जाएगा तो भी GRSP का नवीनीकरण किया जा सकता है। पर सवाल हमारा चूंकि GMT बेस्ड है, इसलिए हम सिर्फ GMT के बारे में विशेष तौर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यानी कि GRSP का नवीनीकरण सामान्य रेल पथ में 200 GMT के बाद किया जा सकता है। CGRSP अर्थात कंपोजिट ग्रूव्ड रबर सोल प्लेट का नवीनीकरण सामान्य रेल पथ में कितनी GMT या 8 वर्ष जो भी पहले हो या स्थिति के आधार पर किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है कि CGRSP का नवीनीकरण 400 GMT के बाद किया जा सकता है। टर्न आउट CC एप्रन या 5 डिग्री से ज्यादा के कर्व, स्विच एक्सपेंशन जोड़, 100 में से 1 से अधिक के ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट जहां पर 1 in 100 है उससे अधिक का ग्रेडियंट है, या कोस्टल एरिया है, स्टेशन यार्ड है, या इनके अप्रोच है, इन स्थानों पर जो भी ट्रैक कंपोनेंट लगे हुए हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, चाहे वो ERC हो, लाइनर्स हो, रबर पैड हो, इनकी जो भी GMT सर्विस लाइफ अभी हमने बताई थी पीछे में,
तो यहाँ पर इनका नवीनीकरण करने के लिए ये अपनी पूरी उम्र के बाद इनका नवीनीकरण नहीं होता है जीएमटी में, बल्कि उसके 50% जैसे ही पूरा हो जाता है तो इनका नवीनीकरण कर दिया जाता है। स्टील चैनल स्लीपर का नवीनीकरण कितनी जीएमटी या 14 वर्ष या स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। स्टील चैनल स्लीपर का नवीनीकरण या तो 14 वर्ष पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा, या तो स्थिति के आधार पर सीटी की अनुमति से किया जा सकता है, या उसकी जीएमटी लाइफ 800 जीएमटी हो चुकी हो, यानी 800 जीएमटी पूरी हो जाने के बाद स्टील चैनल स्लीपर का नवीनीकरण किया जा सकता है। ग्लूड ज्वाइंट का नवीनीकरण, सामान्यतः ग्लूड ज्वाइंट का नवीनीकरण सिर्फ स्थिति के आधार पर किया जाता है, इसकी कोई स्टिपुलेटेड लाइफ निर्धारित नहीं की गई है, परंतु प्रोक्योरमेंट पर्पज से यानी खरीदने के उद्देश्य से इनकी जीएमटी लाइफ के आधार पर इनकी खरीदी की जाती है। अगर 6 mm मोटाई वाला इंड पोस्ट के साथ 60 kg और 60 इवन ग्लूड ज्वाइंट की सर्विस लाइफ कितनी जीएमटी मानी गई है। यदि 10 mm मोटाई वाले इंड पोस्ट के साथ 60 kg और 60 इवन ग्लूड ज्वाइंट की सर्विस लाइफ कितनी जीएमटी मानी गई है, या अगर 52 kg का ग्लूड ज्वाइंट है तो उसकी 6 mm और 10 mm दोनों ही मोटाई वाले इंड पोस्ट के साथ सर्विस लाइफ कितनी जीएमटी मानी गई है। यह जीएमटी लाइफ सिर्फ प्रोक्योरमेंट पर्पस के है, अर्थात इतनी जीएमटी लाइफ पार हो जाने के बाद भी ग्लूड ज्वाइंट का बदलना आवश्यक नहीं है जब तक वो डिफेक्टिव घोषित नहीं हो सकता है। तो 60 kg और 60 इवन 6 mm मोटाई वाले इंड पोस्ट की सर्विस लाइफ 400 जीएमटी मानी गई है, वहीं 10 mm मोटाई वाले इंड पोस्ट के साथ 60 kg और 60 इवन ग्लूड ज्वाइंट की सर्विस लाइफ 200 जीएमटी मानी गई है। अब बात कर रहे हैं कि 52 kg ग्लूड ज्वाइंट की, तो 52 kg में दोनों ही इंड पोस्ट 6 mm और 10 mm दोनों की सर्विस लाइफ 200 जीएमटी ही मानी गई है। दोष के संशोधित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कितने जीएमटी पर रेल और वेल्ड की यूएसएफडी परीक्षण आवृत्ति निर्धारित की गई है। तो इसका जवाब है नहीं कि जो इसका कैलकुलेशन किया गया है फ्रीक्वेंसी का वो किस आधार पर किया गया है। तो इसमें है कि प्रत्येक 8 जीएमटी पर रेल और वेल्ड की यूएसएफडी परीक्षण की आवृत्ति निर्धारित की गई, यानी बेस जो है वो 8 जीएमटी रखा गया है। कम आवृत्ति यानी कम फ्रीक्वेंसी यूएसएफडी परीक्षण अवधि के लिए 60 किलोग्राम 90 यूटीएस और 60 किलोग्राम R260 ग्रेड की रेल के लिए कितनी जीएमटी सेवा जीवन पर विचार किया गया है। तो इनकी जो लाइफ है वो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी में इसकी जो मानी गई है वह मानी गई है 800 जीएमटी, यानी कि परीक्षण के लिए जो जीएमटी रिड्यूस फ्रीक्वेंसी में किया जाएगा वो 60 kg 90 यूटीएस और 60 kg R260 रेलों के लिए 800 ही मानी गई है, न कि जैसे वो आरजीएम रूट पर 1000 जीएमटी होती है, पर फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी लाइफ 800 जीएमटी ही मानी गई है। रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी यूएसएफडी परीक्षण की अवधि के दौरान रेल परीक्षण सभी जांचों का उपयोग करके किया जाता है, यानी कि सारे प्रोब्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। जैसा कि सामान्य परीक्षण अवधि के दौरान में प्रत्येक कितनी जीएमटी यातायात या 8 वर्ष जो भी पहले हो के दौरान किया जाता है। तो जो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी पीरियड होता है उसमें 40 जीएमटी या 8 वर्ष जो भी पहले हो उस दौरान में किया जाता है। रिड्यूस फ्रीक्वेंसी पीरियड में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की तरह से इंस्पेक्शन शेड्यूल नहीं बनाए जाते हैं। रेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रेल के प्रारंभिक यूएसएफडी परीक्षण के बाद यूएसएफडी परीक्षण को यानी कि सब्सिक्वेंट यूएसएफडी परीक्षण को कम आवृत्ति पर करने की आवश्यकता होती है, यानी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि रेल जीएमटी में निर्धारित जीवन का कितना प्रतिशत पूरा नहीं कर लेती है। अर्थात जब रेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से फर्स्ट टाइम यूएसएफडी टेस्ट होकर के आती है तो उस पर यूएसएफडी टेस्टिंग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के आधार पर नहीं करके रिड्यूस फ्रीक्वेंसी पर की जाती है। अब ये रिड्यूस फ्रीक्वेंसी करने के लिए इसका जीवन 15% जब तक वो पूरा नहीं कर लेता है तब तक रिड्यूस फ्रीक्वेंसी में ही किया जाएगा। लेकिन इसमें क्लॉज है कि यदि ये रेलें अप्रैल 1999 या उसके बाद का रोल किया गया है, अभी तक जिसके जो 15% हम बात कर रहे थे वो था कि वे रेलें जो अप्रैल 1999 और उसके पहले की बनी हुई है, तो अप्रैल 1999 या उसके बाद की रेलों के लिए
जो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी का जो जीएमटी लाइफ है वो जीएमटी लाइफ होती है 25%। अर्थात अगर हम 60 kg 90 यूटीएस रेल की बात करें और उसकी जीएमटी लाइफ 800 जीएमटी है, तो 200 जीएमटी तक हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरन वहां पर 40 जीएमटी या 8 वर्ष में दोनों में से जो भी पहले हो उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर किया जाएगा। यदि सेक्शन का जीएमटी ट्रैफिक इतना जीएमटी तक है तो सभी मेन लाइन बीजी के लिए यूएसएफडी रेल परीक्षण की आवृत्ति 2 साल में एक बार होगी। यहां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कितने जीएमटी तक के ट्रैफिक सेक्शन में यूएसएफडी की जो फ्रीक्वेंसी होगी 2 साल में एक बार होगी। यानी कि एक अभी कर लिया है तो दोबारा करने के लिए मुझे 2 साल का इंतजार करना होगा। जैसे अभी 2020 में अगर किया है तो 2022 में करेंगे, 2022 किया तो 2024 में किया जाएगा। 2022 का अर्थ हो गया कि मान लिया कि हमने जनवरी में अगर किया है तो फिर जनवरी में ही मौका आएगा। तो ऐसा कितनी जीएमटी तक के ट्रैफिक के लिए ये बात की गई है। तो अगर 2 साल तक में एक बार फ्रीक्वेंसी आती है तो वहां पर जीएमटी 5 जीएमटी तक हो सकती है। यानी 5 और 5 से कम जीएमटी वाले ट्रैफिक सेक्शन में फ्रीक्वेंसी 2 साल में एक बार हो सकती है। ठीक इसी प्रकार अगर रेल परीक्षण की आवृत्ति 12 महीने अगर होती है तो किन सेक्शन की जीएमटी ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी 12 महीने में एक बार आ जाए। तो अगर किसी सेक्शन की ट्रैफिक जीएमटी 5 जीएमटी से ज्यादा हो परंतु 8 जीएमटी तक हो, इसमें 5 शामिल नहीं है, तो 5 जीएमटी से ज्यादा हो और 8 जीएमटी है यानी 8 जीएमटी शामिल है, तो अगर किसी सेक्शन की जीएमटी ट्रैफिक लाइट इनके बीच में अगर आती है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी रेल की इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी 12 महीने में एक बार होगी। सवाल तीसरा है कि कब परीक्षण की आवृत्ति, ये सभी हम रेल परीक्षण की बात कर रहे हैं, कब रेल परीक्षण की आवृत्ति 9 महीने में एक बार होगी। यानी किसी सेक्शन का जीएमटी ट्रैफिक कितना होना चाहिए तो वहां पर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 9 महीने में एक बार आएगी। और इसका सही जवाब है कि अगर किसी सेक्शन का जीएमटी ट्रैफिक 8 जीएमटी से अधिक है और 12 जीएमटी तक है, यानी 8 इसमें शामिल नहीं है पर 12 शामिल है, तो 8 जीएमटी से अधिक है और 12 जीएमटी तक है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी 9 महीने में एक बार आएगी। अगला सवाल है कि रेल परीक्षण की आवृत्ति 6 महीने में एक बार कब आएगी। यानी कि किन सेक्शनों को हर 6 महीने के बाद उनका रेल का परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। यदि उस सेक्शन का ट्रैफिक जीएमटी 12 से ज्यादा हो और 16 से 16 तक हो, यानी 12 से ज्यादा हो, 12 शामिल नहीं है पर 16 तक हो यानी कि 16 शामिल है, तो उन सभी मेन लाइन बीजी के लिए यूएसएफडी रेल की परीक्षण आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 6 महीने में एक बार होगी। अगला सवाल है कि कब पर फ्रीक्वेंसी 4 महीने में एक बार होगी। किस सेक्शन की फ्रीक्वेंसी रेल इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी 4 महीने में एक बार आएगी। तो यदि उस सेक्शन का जीएमटी ट्रैफिक 16 जीएमटी से अधिक हो और 24 जीएमटी तक है तो उस वहां पर रेल परीक्षण की आवृत्ति 4 महीने में एक बार होगी। किस सेक्शन की रेल परीक्षण की आवृत्ति 3 महीने में एक बार आएगी। यानी किन सेक्शनों में हर तीसरे महीने यानी हर 3 महीने के बाद इंस्पेक्शन किया जाएगा, यूएसएफडी इंस्पेक्शन किया जाएगा यानी रेलों का। तो यदि सेक्शन का जीएमटी ट्रैफिक 24 जीएमटी से अधिक हो और 40 जीएमटी तक हो, तो 24 जीएमटी से अधिक और 40 जीएमटी तक अगर है तो इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी 3 महीने में एक बार होगी। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे ट्रैफिक की जीएमटी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घट रही है, यानी जीएमटी और फ्रीक्वेंसी दोनों जो हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब किसी भी रेल सेक्शन का परीक्षण आवृत्ति 2 महीने कब रखा जाएगा, यानी कि किसी सेक्शन में हर 2 महीने के बाद इंस्पेक्शन कब किया जाएगा रेलों का यूएसएफडी के द्वारा। तो अगर उस सेक्शन का जीएमटी ट्रैफिक 40 जीएमटी से अधिक और 60 जीएमटी तक है तो वहां पर रेल परीक्षण की आवृत्ति 2 महीने में एक बार रखी जाएगी। यदि किसी रेल सेक्शन की जीएमटी ट्रैफिक कितना से अधिक और कितने तक हो तो वहां पर रेल परीक्षण की आवृत्ति 1.5 महीने में एक बार हो जाएगी। 1.5 महीने में एक बार आने का मतलब है कि वहां की जीएमटी काफी
ज्यादा है। तो यहाँ पर जीएमटी अगर 60 से ज्यादा हो और 80 तक हो तो उस सेक्शन में रेल परीक्षण की आवृत्ति 1.5 महीने में एक बार की जाएगी। रेल परीक्षण की आवृत्ति 1 महीने में एक बार कब की जाती है? तो सामान्य इंस्पेक्शन में यह सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो सभी मेन लाइनों के लिए बीजी के लिए यूएसएफडी रेल परीक्षण की आवृत्ति 1 महीने में एक बार कब की जाती है? तो यदि किसी सेक्शन का जीएमटी ट्रैफिक 80 जीएमटी से अधिक है तो वहां हर 1 महीने के बाद मेन लाइनों में बीजी के लिए यूएसएफडी का रेल परीक्षण किया जाएगा। अब बात करते हैं उच्च आवृत्ति पर। कुछ ऐसे सेक्शन नॉमिनेटेड हैं जहां पर कि सिर्फ 52 kg 90 यूटीएस रेल सेक्शन का ट्रैक है और वे जोन 3 एवं जोन 4 में आते हैं और साथ ही साथ वो CC+8+2T मार्ग पर है। यहाँ पर ध्यान देखिएगा 3 कंडीशन आ रहे हैं। पहला तो वो 52 kg 90 यूटीएस का रेल सेक्शन होना चाहिए। दूसरा वो तापमान जोन 3 एवं जोन 4 में होना चाहिए। और तीसरा कि वो रूट CC+8+2T मार्ग पर भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो यहां पर हायर फ्रीक्वेंसी के साथ इंस्पेक्शंस किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो हायर फ्रीक्वेंसी में इंस्पेक्शन की कैलकुलेशन की गई है उसका बेस कितना जीएमटी लिया गया है? तो उसका बेस लिया गया है 6 जीएमटी। यदि किसी सेक्शन की जीएमटी ट्रैफिक कितने जीएमटी तक है तो 52 किलो 90 यूटीएस रेल के साथ ट्रैक संरचना पर जोन 4 एवं जोन 3 के तापमान में आने वाले CC+8+2T मार्गों पर सभी मुख्य लाइन बीजी पर रेल की परीक्षण आवृत्ति 18 महीने में एक बार की जा सकती। हम यहाँ पर सिर्फ 2 चीज बात करेंगे, जीएमटी के बारे में और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। बाकी जब तक ये कॉमन सवाल आते हैं उनमें हम कॉमन सवालों में इस चीज को छोड़ देंगे कि 52 kg 90 यूटीएस रेल होगा, जोन 4 एवं जोन 3 होगा और CC+82 मार्ग होगा। ये आप कंसिस्टेंट यहां से आप जो अगले कुछ सवाल आने वाले हैं उनमें ये सभी चीज शामिल रहेंगे। तो 18 महीने में आवृत्ति तभी आएगी यदि जीएमटी लाइफ 5 जीएमटी तक है, यानी कि किसी सेक्शन की जीएमटी लाइफ जो ये फिक्स सेक्शन है 52 किलोग्राम जोन 4 जोन 3 और CC+8 वाले, इनमें अगर जीएमटी लाइफ 5 जीएमटी तक है तो यहां फ्रीक्वेंसी 18 महीने में एक बार होगी। सिमिलरली 9 महीने में एक बार कब होगी? तो 9 महीने में एक बार तब होगी यदि वहां के सेक्शन की ट्रैफिक जीएमटी 5 जीएमटी से ज्यादा और 8 जीएमटी तक है। ठीक इसी प्रकार यहां पर 6.5 महीने में आवृत्ति कब आएगी? तो उन सेक्शन जिनकी ट्रैफिक जीएमटी 8 से ज्यादा और 12 तक है वहां पर 6.5 महीने में होगी। और 4.5 महीने में कब आएगी? तो जिन सेक्शन की ट्रैफिक जीएमटी 12 जीएमटी से ज्यादा और 16 जीएमटी तक है वहां पर 4.5 महीने में आएगी। और 3 महीने में कब आएगी? तो 3 महीने में तब आएगी जब वहां की ट्रैफिक डेंसिटी 16 जीएमटी से ज्यादा है और 24 जीएमटी तक है, तो वहां पर 3 महीने में एक बार आएगी। ठीक इसी प्रकार 2.5 महीने में एक बार कब आएगी? नहीं, प्रत्येक 2.5 महीने पर कब करेंगे? यदि उस सेक्शन की ट्रैफिक जीएमटी 24 जीएमटी से ज्यादा हो और 40 जीएमटी तक है तो 2.5 महीने में एक बार होगी। 1.5 महीने में एक बार कब होगी? तो 1.5 महीने में उन सेक्शन में होगी जहां पर जीएमटी ट्रैफिक 40 जीएमटी से अधिक है और 60 जीएमटी तक है, तो 1.5 महीने में एक बार होगी। और 1 महीने में एक बार कब आएगी? तो 1 महीने में एक बार तब आएगी यदि 60 जीएमटी से ज्यादा और 80 जीएमटी तक हो तो 1 महीने में एक बार आएगी। लेकिन अगर 80 जीएमटी से अगर ज्यादा है, 80 जीएमटी से ज्यादा है तो वहां पर प्रत्येक 20 दिनों के बाद एक बार इंस्पेक्शन किया जाएगा, यानी यूएसएफडी का इंस्पेक्शन उस लाइन का प्रत्येक 20 दिन के बाद किया जाएगा। तो ये सभी सवाल जो थे 52 किलोग्राम 90 यूटीएस रेल की ट्रैक संरचना के साथ में जोन 4 एवं जोन 3 के तापमान में आने वाले CC+8+2 रूट पर है। इसके अलावा जो बाकी सभी अन्य रूट हैं उस पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के आधार पर इंस्पेक्शन किए जाएंगे। ये हायर फ्रीक्वेंसी का इंस्पेक्शन सिर्फ इस विशेष कंडीशन के लिए लागू होता है। पारंपरिक एटी वेल्ड की यूएसएफडी टेस्टिंग, यानी कन्वेंशनल एटी वेल्ड, जनरली अभी ये उपलब्ध नहीं है, पर कन्वेंशनल एटी वेल्ड की यूएसएफडी टेस्टिंग की आवृत्ति जहां कहीं भी उपलब्ध होगी तो कितने जीएमटी या 5 वर्ष या जो भी पहले हो किया जाता है।
अर्थात अगर कहीं पर कन्वेंशनल एटी वेल्ड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाएगी, यानी कितने समय उपरांत उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो या तो वो हर एक 5 वर्ष पर उसको की जाती है या 40 जीएमटी। अगर 40 जीएमटी पहले पूरा हो गया तो उसको किया यूएसएफडी टेस्टिंग की जाएगी, और 40 जीएमटी अगर नहीं पूरा हुआ है तो 5 वर्ष के बाद तो अवश्य ही की जाएगी। फर्स्ट पीरियोडिक यूएसएफडी टेस्ट ऑफ एसकेवी एटी वेल्ड, यानी शॉर्ट पीरी हीटिंग का जो एटी वेल्ड अभी हम जो प्रचलन में है, इन प्रचलन में वेल्डिंग्स को कितने जीएमटी या 1 वर्ष या जो भी पहले हो, ये फर्स्ट पीरियोडिक टेस्टिंग किया जाता है। तो किसी भी एटी वेल्ड का फर्स्ट पीरियोडिक टेस्टिंग की बात हो रही है तो पहली टेस्टिंग तो 1 महीने के अंदर में कर दी जाती है, पर फर्स्ट पीरियोडिक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहला पीरियोडिक टेस्टिंग या तो 1 साल, यानी 1 साल में तो हमको एक बार कर ही लेना है, 1 साल पूरा होते होते 1 साल जैसे ही पूरा होता है कर लेना है, और अगर उसके पहले 20 जीएमटी पूरा हो गया है तो 20 जीएमटी में भी किया जा सकता है। अगर 20 जीएमटी पहले पूरा हो गया तो 20 जीएमटी पर कर लेंगे, और 20 जीएमटी अगर ट्रैफिक लोड नहीं पूरा हुआ है तो 1 साल होते ही फर्स्ट पीरियोडिक टेस्टिंग तो किया ही जाएगा। यदि किसी सेक्शन का जीएमटी ट्रैफिक कितने जीएमटी से अधिक है तो पहली पीरियोडिक टेस्टिंग के उपरांत, यानी फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका है, उसके बाद जो सब्स्टिक्वेंट यूएसएफडी टेस्टिंग होगी वो कितने समय के बाद की जाएगी, यानी उसकी आवृत्ति 1 वर्ष में 1 बार होती है। तो कितना ट्रैफिक होना चाहिए, सिर्फ पहला पीरियोडिक तो हमने 1 साल या 20 जीएमटी पर कर दिया, उसके बाद फिर 1 साल के बाद कब करेंगे, तो उन रूटों पर किया जाएगा जहां पे की ट्रैफिक डेंसिटी 80 जीएमटी से ज्यादा है। अगर किसी सेक्शन की ट्रैफिक जीएमटी 80 जीएमटी से ज्यादा है तो वहां हर एक वर्ष टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यहां पर देखेंगे कि आप जीएमटी ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी आपको जल्दी आएगी। यदि किसी सेक्शन का जीएमटी ट्रैफिक इतने जीएमटी से अधिक और इतने जीएमटी तक है तो सब्सिक्वेंट टेस्टिंग का आवृत्ति 1.5 वर्ष में 1 बार की जाएगी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसकी जीएमटी कम होगी, जीएमटी जैसे इसकी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि यहां पर भी जो सवाल है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि उसकी किसी सेक्शन की जीएमटी 60 जीएमटी से अधिक है और 80 जीएमटी तक है, यानी कि जीएमटी घट रही है, जीएमटी अगर घटेगी तो फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। तो अब 1.5 वर्ष में 1 बार किया जाएगा। 80 वर्ष से ज्यादा वाले में हर एक वर्ष में करना था, जैसे ही 80 से कम हुआ और 60 तक आ गया तो इसको 1.5 वर्ष में 1 बार किया जाएगा। 2 वर्ष में 1 बार कब किया जाएगा, तो यदि किसी सेक्शन की ट्रैफिक जीएमटी 45 जीएमटी से अधिक और 60 जीएमटी तक है तो वहां पर यूएसएफडी परीक्षण की आवृत्ति 2 वर्ष में 1 बार रखी जाएगी। ठीक इसी प्रकार कब परीक्षण आवृत्ति 3 वर्ष में 1 बार होगी, तो इसका मतलब जीएमटी जो है वो और भी कम हो जाना चाहिए। तो अगर 30 जीएमटी से ज्यादा का सेक्शन है और 45 जीएमटी तक है, यानी 30 जीएमटी से अधिक यानी 31, 32, 33, 34 ऐसे 45 तक अगर हो सकती है तो यहां पर इतनी जीएमटी में 3 वर्ष में 1 बार किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार 4 वर्ष में 1 बार कब करेंगे, किन सेक्शनों का 4 वर्ष में 1 बार करेंगे, तो जिन सेक्शनों का ट्रैफिक जीएमटी 15 से ज्यादा हो और 30 तक हो। तो अगर 15 से ज्यादा हो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगर ऐसा है तो इन सेक्शनों की जो यूएसएफडी परीक्षण होगी वेल्ड की तो वहां पर 4 वर्ष में 1 बार की जाएगी। अब सवाल आता है कि कब परीक्षण आवृत्ति 5 वर्ष में 1 बार की जाएगी। ये सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन का फ्रीक्वेंसी है, यानी 5 वर्ष में 1 बार तो हमको करना ही करना है। तो ये जब यदि किसी सेक्शन की जीएमटी ट्रैफिक 15 से भी कम हो, यानी 15 से कम 15 से 15 तक है, यानी जिसमें 15 भी शामिल है, यानी 15, 14, 13, 12, 11, 2, 1 इस प्रकार का अगर ट्रैफिक जीएमटी अगर किसी सेक्शन का है तो वहां पर एटी वेल्ड का इंस्पेक्शन प्रत्येक 5 वर्ष में 1 बार किया जाएगा। बेल्ट के माध्यम से नवीनीकरण की योजना कब बनाई जाएगी, जब वेल्ड ने निर्धारित जीएमटी रेल का कितना प्रतिशत वहन कर लिया हो, यानी कि वेल्ड की डिफेक्ट के आधार पर वेल्ड का रिन्यूअल कब किया जाएगा। तो यह आधार तब बनता है यदि कम से कम उसने 50% अपनी लाइफ को पूरा कर लिया है। 50% लाइफ
पूरा हो जाने के बाद कंसीडर करने के लायक हो जाता है, इसका अर्थ नहीं है कि बदल ही देना है, ये बाकी अन्य शर्तों पर भी निर्भर करता है। यदि कोई फर्म यानी कि प्राइवेट फर्म रेलवे पटरियों के लिए एक नई और अनुमोदित वेल्डिंग टेक्निक जो कि IRS T19 2021 के भाग ई द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, अगर उसका उपयोग करके वेल्डिंग करती है, कोई फर्म करती है, तो वेल्ड की गारंटी कितनी होगी? वेल्ड की गारंटी 3 साल हो सकती है या कितने GMT के सकल भार के बराबर होगी। तो ये दिया हुआ है कि अगर या 3 साल तक उसकी गारंटी रहेगी या अगर उसके पहले भी, अगर मान लिया कि किसी सेक्शन की GMT लाइफ अगर मान लो कि 60 GMT है, तो वो 60 GMT 2 साल में ही 120 पूरी हो जाएगी, तो 2 साल में ही हो जाएगी। तो या तो 120 मिलियन सकल भार या 3 साल, जो भी पहले हो, इतने तक फर्म उस वेल्ड की गारंटी देता है, अगर वह फर्म ने नई और अनुमोदित वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिनका वर्णन IRS T19 2021 के भाग ई द्वारा अनुमोदित किया हुआ है, अगर उसने इसका उपयोग करके वेल्ड किया हो। अब इसके बाद आपके पास एक चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट आपके USFD के सभी फ्रीक्वेंसीज को दर्शाता है, तो आप इनका इस्तेमाल याद करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, अगर स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर 5, 8, 12, 16, 24, 40, 60 और 80 ये हमारा GMT है, यानी कि 5 और 5 से कम ये सेक्शन हो गया, 5 से 8 वाले सेक्शन हो गए, 8 से 12 वाले हो गए, 12 से 16 हो गए, 16 से 24 हो गए, 24 से 40 हो गए, 40 से 60 हो गए और 60 से 80 हो गए। तो उसी को समराइज करके यहाँ पर बताया गया है। दूसरे में उन सेक्शनों के लिए बताया गया है दूसरा चार्ट, जो कि CC प्लस 8+2T रूट वाले हैं, जो 52 kg वाले रेल 52 kg 90 UTS रेल सेक्शन वाले जोन 3 और जोन 4 में इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर हायर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके USFD टेस्टिंग किया जाता है। और तीसरा एक SKV वेल्डिंग का चार्ट दिया हुआ है। जैसे कि आप देखें यहाँ की 0 से 15 के बीच में है तो 5 साल की फ्रीक्वेंसी होगी, 15 से 30 GMT है तो 4 साल में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 30 से 45 है तो 3 साल में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 45 से 60 है तो 2 साल के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, 60 से 80 है तो 1.5 साल के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, और 80 से ज्यादा है तो प्रति वर्ष आ जाएगी। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जब भी कोई नया वेल्ड होता है तो उसका एक्सेप्टेंस टेस्ट 1 महीने के अंदर में कर लिया जाना चाहिए। वैसे तो जितना जल्दी हो उतना संभव है, पर इंडियन रेलवे PV मैनुअल के हिसाब से महत्तम 30 दिनों के अंदर में कर लिया जाना चाहिए। और पहली पीरियोडिक टेस्टिंग 20 GMT या 1 साल दोनों में जो भी पहले हो वो कर लेनी चाहिए। तो आशा करता हूं ये चार्ट भी आपके काम आएगा, और इसमें बताए गए कुल 55 प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा के लिए पूर्णतः उपयोगी हैं। आपको किसी भी परीक्षा में अगर GMT आधारित कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं 55 प्रश्नों में से कोई आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि इस प्रकार के वीडियो अगर आपको पसंद आते हों तो कमेंट बॉक्स में करें, ताकि इस प्रकार टॉपिक बेस्ड, ताकि किसी टॉपिक में आप PhD कर लें। अभी आप इन 55 प्रश्नों के आधार पर GMT लाइफ के आधार पर जो सवाल है आपके मैनुअल्स में डले हुए हैं, ये सारे सवाल IRPWM, दूसरा USFD मैनुअल और AT वेल्ड मैनुअल से लिए गए हैं। इन सभी मैनुअल्स में GMT आधारित जितने भी सवाल थे वो सभी सवालों को समाविष्ट कर दिया गया है, ताकि आप एक टॉपिक वाले वीडियो के अंतर्गत में आप सभी सवालों को एक साथ पढ़ सकें और आपको दोबारा GMT आधारित कोई भी सवाल जानने के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद।